नमस्कार दोस्तों, बिजनेस माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं पिछले जितने भी दिन की करंट अफेयर्स रह गई है, इसी वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। ठीक है। नेशनल न्यूज में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव और सोनिया गांधी सहित कई शीर्ष नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी के 3 उम्मीदवारों को आज गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इसमें श्री नड्डा के अलावा गोविंद भाई ढोलकिया, जशवंत सिंह परमार, मयंक नायक शामिल हैं। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों के लिए भाजपा के 4 उम्मीदवारों में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, बंसीलाल गुर्जर, श्रीमती माया नरोलिया तथा कांग्रेस के अशोक निर्विरोध चुने गए। राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार चुन्नीलाल गरासिया, मदन राठौर और कांग्रेस की सोनिया गांधी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजू जनता दल के देवाशीष सामंतरे, सुभाशीष खुंटिया को उड़ीसा से निर्विरोध चुना गया है। कल से शुरू हो रहे रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न देशों के विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुंचने शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोटाकिस मुख्य अतिथि होंगे तथा और मुख्य भाषण देंगे। 3 दिन के संवाद में केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख, सैन्य कमांडर, उद्योग जगत और प्रौद्योगिकी के प्रमुख, शिक्षाविद, पत्रकार और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सहित 100 से अधिक देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भूटान, लिथुआनिया और एस्टोनिया के विदेश मंत्री कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के सबसे दक्षिणी सिरे अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट का दौरा किया। राष्ट्रपति आज पोर्ट ब्लेयर से कैंपेबल बे पहुंची। वहां से राष्ट्रपति इंदिरा पॉइंट पहुंच गई। सेना ने राष्ट्रपति को इसके रणनीतिक महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जनजातीय परिषद के प्रमुख, वरण बास और अन्य सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने आदिवासी स्वयं सहायता समूह के स्टॉल का भी निरीक्षण किया। राष्ट्रपति के साथ द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी भी थे। राष्ट्रपति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर लाइट एंड साउंड शो देखा। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति के सामने पार्टी का पक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति के सामने पार्टी का पक्ष रखा। बैठक के दौरान भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव, ओम पाठक और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में आम सहमति से बदलाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्तरों पर और अलग-अलग समय पर होने वाले चुनावों के कारण चुनाव आचार संहिता के लागू होने से विकास की गति के साथ-साथ प्रशासन और सुशासन पर भी असर पड़ता है। श्री नड्डा ने कहा कि पार्टियों पर वित्तीय बोझ पड़ता है और यह भ्रष्टाचार का भी कारण बनता है। श्री नड्डा ने इस बात पर जोर दिया कि एक मतदाता सूची और एक फोटो पहचान पत्र होना चाहिए जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मान्य हो। नई दिल्ली में कल आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की राष्ट्रीय स्तर की परियोजना शुरू करेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कल नई दिल्ली में आयुर्वेदिक माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना शुरू करेंगे। इस परियोजना का लक्ष्य 20,000 से अधिक आदिवासी लोगों का लाभ पहुंचाना है। इसके अंतर्गत कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी। ये जांच देश के 14 राज्यों के 55 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में की जाएगी। इसमें एनीमिया, हीमोग्लोबिन पैथी, कुपोषण और तपेदिक पर विशेष ध्यान दिया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में फ्रांस की सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर के नेतृत्व में आए संसदीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में फ्रांस की सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लार्चर के नेतृत्व में आए संसदीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि कई वैश्विक मुद्दों पर सहमति के साथ भारत-फ्रांस नीतिगत साझेदारी पर सार्थक चर्चा हुई। देश के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा ने कहा कि देश के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। वर्ष 2017 में 23% थी, जो पिछले साल
पिछले वर्ष बढ़कर 37% हो गई है। नई दिल्ली में आज श्रम बल में युवा महिलाओं पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने महिला श्रम बल पर नवीनतम सर्वेक्षण का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, भारत को अपनी आधी प्रभावशाली आबादी को प्रेरित करने की जरूरत है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने पर्यावरण बचाव के लिए भ्रामक दावों की रोकथाम और विनियमन के मसौदे पर लिखित मसौदे के लिए टिप्पणियां आमंत्रित की। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ग्रीन वॉशिंग यानी पर्यावरण बचाव के लिए भ्रामक दावों की रोकथाम और विनियमन के लिए मसौदा दिशा निर्देशों पर 21 मार्च तक टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। मसौदा दिशा निर्देश के अनुसार ग्रीन वॉशिंग में जानकारी को छुपाना या छोड़ना, बढ़ा चढ़ाकर बताना, अस्पष्ट गलत या अप्रमाणित पर्यावरणीय दावे करना शामिल है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दिशा निर्देश सभी विज्ञापनों और सेवा प्रदाता, उत्पाद विक्रेता, विज्ञापन दाता पर लागू होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन, कहा कि खुले रिकॉर्ड शिक्षालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि न्यू इंडिया वर्तमान पीढ़ी को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक खर्च कर रहा है। पिछले 10 वर्ष में देश में रिकॉर्ड संख्या के स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। वे जम्मू में आज 32,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए संकल्प लिया है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 50 नए डिग्री कॉलेज जम्मू कश्मीर में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के सपने 70 वर्ष के लिए अभी पूरी तरह साकार नहीं हुए, जिन्हें आगामी कुछ वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोताकिस। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस भारत के 4 दिनों के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ व्यापारिक शिष्टमंडल और विशिष्ट अधिकारी भी भारत आएंगे। नई दिल्ली में नवे रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि और वक्ता भी होंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में परंपरागत स्वागत किया जाएगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय चर्चा भी करेंगे। श्री मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर भोज भी देंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री का 15 वर्ष बाद भारत का ये पहला दौरा होगा। इससे पहले ग्रीस के किसी प्रधानमंत्री का भारत दौरा 2008 में हुआ था। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले वर्ष अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान दो देशों के बीच संबंध सामरिक भागीदारी स्तर तक पहुंच गए। दोनों देशों के आपसी संबंध उनके साझा सांस्कृतिक मूल्यों, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने की प्रतिबद्धता, सुरक्षा और रक्षा, जहाजरानी, समुद्री और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के मेल पर आधारित है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, ये किसने कहा है? जगदीप धनखड़ ने। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और युवाओं को सफलताओं की संकीर्ण परिभाषाओं के बंधनों से मुक्त होकर अवसरों के विशाल परिदृश्य का अन्वेषण करना चाहिए। नई दिल्ली में आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने छात्रों से कहा कि उन्हें प्रतिस्पर्धा की प्रणाली को देखकर भटकने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने युवाओं से कहा कि उन्हें अब अपने रुझान के आधार पर बड़े पैमाने पर उपलब्ध अवसरों को हासिल करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो छात्र उपाधि प्राप्त कर रहे हैं वे सौभाग्यशाली हैं कि वे अमृतकाल में वयस्क हो रहे हैं, जबकि हर प्रकार की उम्मीदें और संभावनाएं मौजूद हैं। श्री धनखड़ ने यह भी कहा कि भारत सुसुप्त असाधारण शक्ति होने की स्थिति से बाहर निकलकर जाग चुका है और देश के उत्थान अब निरंतर तथा प्रगतिशील है, जिसे रोका नहीं जा सकता है। महिलाओं सशक्तिकरण देश की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 23 से बढ़कर पहुंची 37%। श्रम और रोजगार सचिव आरती आहूजा ने कहा कि देश में श्रम कार्य में महिलाओं की भागीदारी 23% से बढ़कर 37% हो गई है। नई दिल्ली में श्रम कार्य में युवा महिलाओं पर आज राष्ट्रीय परामर्श को संबोधित करते हुए सुश्री आहूजा ने महिला श्रम कार्य पर नवीनतम आवधिक श्रम कार्य सर्वेक्षण डाटा का हवाला देकर कहा कि जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, भारत को प्रतिभाशाली, प्रेरित और मेहनती महिला कार्यबल को 50% तक बढ़ाने की जरूरत है। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका ने स्थापित गरीबी और भू उन्मूलन के लिए 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है।
भारत ने ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर स्थापित गरीबी और भूस्खलन उन्मूलन निधि में 10 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय के निदेशक दीमा अल खातिब को इस राशि का चेक सौंपा। उन्होंने कहा कि भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका निधि में सहयोग के लिए भारत वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस निधि से विकास के मामले में पिछड़े तमाम देशों में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर पड़ा है और इसने दक्षिण दक्षिण सहयोग की भावना को मजबूत किया है। सुश्री कंबोज ने यह भी कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता में लोगों के द्वारा और लोगों के लिए विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने की बैठक। अब तक की गतिविधियों और प्रगति की हुई समीक्षा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने कल नई दिल्ली में एक बैठक में अब तक की गतिविधियों और प्रगति की समीक्षा की। देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, पूर्व मुख्य सत्कर्ता आयुक्त संजय कोठारी और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे शामिल हुए। केंद्र सरकार ने 50 और अमृत भारत रेलगाड़ियां चलाने की मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने 50 और अमृत भारत रेलगाड़ी चलाने की मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अमृत भारत रेलगाड़ियों की सफलता के बाद 50 और रेलगाड़ियां चलाने की अनुमति दी गई है। अमृत भारत रेलगाड़ी एक LHB पुश रेलगाड़ी है जिसमें गैर वातानुकूलित डिब्बे हैं। इस रेलगाड़ी में बेहतर गति के लिए दोनों ओर लोको लगाए गए हैं। यह रेलगाड़ी यात्रियों के लिए सुंदर और आकर्षक डिजाइन की सीट, बेहतर सामान रखने के लिए रैक, समुचित मोबाइल होल्डर के साथ मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, LED लाइट, CCTV, सार्वजनिक सूचना प्रणाली तथा अन्य सुविधाएं भी हैं। संदेश खाली मामला। महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने राजभवन में खोला शांति कक्ष। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस ने संदेश खाली में स्थिति सामान्य बनाने और क्षेत्र की महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए राजभवन में एक शांति कक्ष खोला है। उन्होंने कहा कि अगर संदेश खाली की कोई भी महिला सुरक्षित महसूस करती है तो वह राजभवन में शिफ्ट हो सकती है और वहां रह सकती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए व्यवस्था कर ली गई है। राज्यपाल ने कहा कि संदेश खाली में कानून का शासन लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जांच करेंगे। उन्होंने लोगों और सभी राजनीतिक दलों से आगे आकर संदेश खाली स्थिति का समाधान खोजने की अपील की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में मीडिया की स्वतंत्रता पर किए गए हमले की निंदा की है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में मीडिया की स्वतंत्रता पर किए जा रहे हमलों की निंदा की है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में किए गए अत्याचार की रिपोर्टिंग कर रहे एक टीवी पत्रकार को कल शाम पुलिस गिरफ्तार कर लिया। एक टीवी चैनल से उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि पत्रकारों को ऐसे राज्य में जहां महिला मुख्यमंत्री हैं वहां महिलाओं पर अत्याचार की खबर देने से रोका जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में पत्रकारों के खिलाफ प्रताड़ना का कोई नया मामला नहीं है। श्री ठाकुर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र की हत्या है। प्रधानमंत्री मुंबई विश्वविद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई विश्वविद्यालय के सर कावासाजी जहांगीर दीक्षांत समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके अंतर्गत मुंबई विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक विकास के लिए 20 करोड़ रुपए की सहायता की राशि स्वीकृत दी गई है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत देश में विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने, उनमें बुनियादी सुविधाओं के विकास और नई शैक्षणिक गतिविधियां चालू करने के लिए धनराशि आवंटित की जाती है। सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन की ओर अपने सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि यह द्वीप समूह भारत की एक ईस्ट नीति का प्रमुख भाग है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्राकृतिक सुंदरता विश्व भर से लोगों को आकर्षित करती है और इस केंद्र
शासित प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। विदेश मंत्री वी मुरलीधरन रियो डी जेनेरिया में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 21 और 22 फरवरी को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। G20 के विदेश मंत्रियों की यह 10वीं बैठक है। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए यह महत्वपूर्ण मंच बन गया है। ब्राजील ने पिछले वर्ष 1 दिसंबर को भारत से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। यात्रा के दौरान श्री मुरलीधरन 22 फरवरी को भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। श्री मुरलीधरन ग्लोबल साउथ के भागीदार देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित, सहयोग से संभावित नए क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक का आयोजन आज नई दिल्ली में हुआ। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यवाहन संगठनों और भारत के पूर्व क्षेत्र की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जापान के दूतावास और दिल्ली स्थित जापान के सरकारी संस्थानों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। एक्ट ईस्ट फोरम की स्थापना 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच हुई बैठक के बाद की गई थी। फोरम के दो मुख्य उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और इस क्षेत्र के भीतर तथा इस क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। केंद्र ने नई दिल्ली में प्रमुख मांगों पर लद्दाख प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में केंद्रीय गृह मंत्रालय की लद्दाख पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने आज नई दिल्ली में बैठक की। बैठक में लद्दाख से एक प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ। स्थानीय लोगों की भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग के मद्देनजर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। दिसंबर में हुई पिछली बैठक में श्री राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार लद्दाख में विकास की रफ्तार बढ़ाने और स्थानीय लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया था कि वर्ष 2019 में लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। यह उच्च स्तरीय समिति लद्दाख क्षेत्र की अनूठी संस्कृति तथा भाषा की सुरक्षा तथा भूमि व रोजगार के संरक्षण के तरीकों पर चर्चा के लिए गठित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को आयुष्मान भारत, विकसित भारत के अंतर्गत 5 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों का लोकार्पण करेंगे। यह कार्यक्रम गुजरात में आयोजित होगा। इनमें गुजरात के राजकोट, आंध्र प्रदेश के मांगलगिरी, पंजाब के बठिंडा, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, पश्चिम बंगाल के कल्याणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में चिकित्सा महाविद्यालयों और नर्सिंग महाविद्यालयों का भी उद्घाटन करेंगे। आपदा प्रबंधन में सक्षम भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुआयामी आपदा प्रबंधन योजना शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदा प्रबंधन में सक्षम भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुआयामी आपदा प्रबंधन योजना शुरू की है। सोशल मीडिया पर आपदा प्रबंधन से जुड़ी कई पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया बल का गठन किया और सतर्क प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का विकास कर लाखों लोगों की जान बचाई। प्रधानमंत्री के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं में किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत आज किसी भी आपदा के से निपट सकता है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। श्री गोयल ने 19 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के पत्रकारों के शिष्टमंडल से नई दिल्ली से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य मौजूदा 3 खरब 70 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 30 से 35 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और देश की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश के आर्थिक विकास में निर्माण उद्योग का केंद्रीय स्तंभ मानती है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश के आर्थिक विकास में विनिर्माण उद्योग को केंद्रीय स्तंभ मानती है। आज नई दिल्ली में निर्माण कार्य के मलबे के नवीकरण और उपयोग के बारे में हाल में खोजे गए तरीकों पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि निर्माण उद्योग देश में सर्वाधिक तेजी से बढ़ता उद्योग है।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के राजदूतों के साथ बैठक की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ के राजदूतों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में जर्मनी में हाल में ही संपन्न म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के अनुभव साझा किए गए। विदेश मंत्री ने यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने में योगदान के लिए राजदूतों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में भारत यूरोपीय संघ संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के आचौंडा काम्बोह में श्री कलिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी और मंदिर के मॉडल का भी अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले के आचौंडा काम्बोह में श्री कालिक धाम मंदिर की आधारशिला रखी और मंदिर के मॉडल का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री कालिक धाम मंदिर आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। श्री मोदी ने कहा कि विकास और विरासत के मंत्र को आत्मसात करके देश जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईडी के 6वें समन पर भी पेश नहीं हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्पाद शुल्क नीति घोटाले का है मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के छठे समन की अनदेखी की। आम आदमी पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय के समन को गैरकानूनी बताया। इसका कहना है कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब अदालत में है। एजेंसी को समन भेजने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जलीय उत्पादों के डिजिटल विपणन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन विभाग और ओएनडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। मत्स्य पालन विभाग ने मछलियों और अन्य जलीय उत्पादों के डिजिटल विपणन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल कॉमर्स के ओपन नेटवर्क ओएनडीसी के साथ एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला तथा मत्स्य पालन पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आज शाम गुवाहाटी में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल करेंगे उद्घाटन। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आज गुवाहाटी में शुरू होगा। इसका वर्चुअल रूप से उद्घाटन आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री सार्वजन के आधिकारिक उद्घाटन में भाग लेने के लिए कल शाम गुवाहाटी पहुंचे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। पापोन के नाम से विख्यात असमी गायक और संगीतकार अंगराग मेहता भी उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस भव्य कार्यक्रम में एकता, विविधता तथा खेल भावना के मूल्यों को दर्शाया जाएगा। गुवाहाटी में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2023 में कुल 20 खेल विधाएं शामिल हैं और बाकी 4 विधाएं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर जाएंगे। उपराष्ट्रपति की अरुणाचल प्रदेश की यह पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा के दौरान श्री धनखड़ अरुणाचल प्रदेश में 38वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति का ईटानगर में राजभवन जाने का कार्यक्रम है। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज। नेपाल में मनाया गया राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। नेपाल में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का कल मनाया गया। इसी दिन 104 साल तक तानाशाही शासन का 2007 की विक्रम संवत के बाद अधिक कुर्बानियों के पश्चात नेपाल को स्वतंत्रता मिली थी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि लोकतंत्र राष्ट्रीय एकता के साथ सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव और समृद्धि को बढ़ावा मिलता है। जापान सरकार ने भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की है। जापान सरकार ने आज भारत में विभिन्न क्षेत्रों में 9 परियोजनाओं के लिए 232 अरब 20 करोड़ जापानी येन की विकास सहायता ऋण देने की घोषणा की। आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव विकासशील और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी हिरोशी ने आज इस संबंध में एक समझौता किया गया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सड़क परियोजनाओं का उद्देश्य देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार करना है। चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना का उद्देश्य भीड़ को कम करना है। नागालैंड में एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना में महिलाओं और ग्रामीण लोगों को उद्यमशीलता कौशल प्रदान कर सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्योगों एमएसएमई का विस्तार किया जाएगा। हरियाणा में बागवानी और फसल विविधीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देकर किसानों की आय में बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा राजस्थान और उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा।
नूरग्राम में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण भूस्खलन, 25 की मौत। अफगानिस्तान के नूरग्राम जिले में भारी बारिश और बर्फबारी के बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई। रविवार रात को हुए भूस्खलन से क्षेत्र के दर्जनों घर प्रभावित हुए। अफगानिस्तान के आपदा प्रबंधन मंत्रालय के प्रवक्ता जानान साइक ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी कि रात के समय हुई घटना में 25 लोगों की मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि 15 से 20 घर पूरी तरह नष्ट हो गए। नूरग्राम जिला नूरिस्तान प्रांत के अंतर्गत आता है, जहां ऐसी आपदाओं की आशंका रहती है। यह क्षेत्र ज्यादातर पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इस प्रांत की सीमा पाकिस्तान से ही लगती है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय आवास परियोजना के चौथे चरण के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ आज किया गया। वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में श्रीलंका के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे के साथ भारत के उच्चायुक्त संतोष झा शामिल हुए। मकानों का निर्माण श्रीलंका के 10 जिलों में किया जाएगा। फ्रांस के सीनेट के राष्ट्रपति एम गेराल्ड लार्सन नेतृत्व में भारत की यात्रा पर आए प्रतिनिधि मंडल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट की। फ्रांस के सीनेट के राष्ट्रपति एम गेराल्ड लार्सन के नेतृत्व में भारत की यात्रा पर आए प्रतिनिधि मंडल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से आज भेंट की। दोनों नेताओं ने भारत और फ्रांस के बीच संसदीय आदान प्रदान पर बातचीत की। बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी चर्चा हुई। पाकिस्तान पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अपने गठबंधन की घोषणा की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अपने गठबंधन की घोषणा की है। इस गठबंधन के साथ पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मदद से पंजाब और खैबर पख्तून क्षेत्रों में सरकार बनाने की घोषणा करेगी। रूस ने यूक्रेन के शहर आवादीविका पर कब्जा करने का दावा किया है। रूस ने दावा किया कि उसने पूर्वी यूक्रेन के शहर आवादीविका से यूक्रेन की सेना हटाने के बाद उस पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। यूक्रेन के सेनाध्यक्ष ने कहा कि सेना का चौतरफा घेराव और लगातार संघर्ष से बचाने के लिए सेना हटाने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अवदीविका शहर पर महत्वपूर्ण नियंत्रण को महत्वपूर्ण जीत बताया है। यह पिछले वर्ष मई में बखमुक्त शहर पर नियंत्रण करने के बाद रूस की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब आ जाते हैं राज्य समाचार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार कल नई दिल्ली में कई अत्याधुनिक दिव्यांगजन पुनर्वास सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार कल नई दिल्ली में कई नई अत्याधुनिक दिव्यांगजन पुनर्वास सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। ये पहल दिव्यांगजनों के लिए समावेशिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। बिहार के शहरी इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी कर दी गई है। बिहार के शहरी इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है और इस यात्रा के दौरान राज्य के विभिन्न स्थानों पर लगाए जा रहे शिविरों में महिलाओं और पुरुष लाभार्थी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजभवन में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का राज्य दिवस मनाया गया है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के राजभवन में आज अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का राज्य दिवस मनाया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं। सिक्किम के छठे राज्य वित्त आयोग ने ताशीलिंग सचिवालय में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट पेश की। सिक्किम के छठे राज्य वित्त आयोग ने आज ताशीलिंग सचिवालय में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट पेश की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्री बीके खातीवाड़ा ने की। इस अवसर पर मुख्य सचिव विजय भूषण पाठक ने कहा कि राज्य की वित्तीय योजना में यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ साथ राज्य वित्त आयोग ने अपनी नई वेबसाइट की भी शुरुआत की है। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण की कानूनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण की कानूनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। श्री शिंदे ने मराठा समुदाय से राज्य में शांति और संयम बनाए रखने की अपील की। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार ने सर्वसम्मति से 10% आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है और मराठा समुदाय के लिए आरक्षण सुनिश्चित कर दिया है। श्री फडणवीस ने कहा कि यह आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय नहीं करेगा।
महाराष्ट्र विधानमंडल में मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने वाला विधेयक पारित। महाराष्ट्र विधानमंडल ने आज मराठा आरक्षण बिल 2024 पारित कर दिया। विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह विधेयक रखा। इससे शिक्षा और नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय से के पिछड़ेपन की जांच के लिए नियुक्त शुक्री आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। मुंबई में आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू। मध्य प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव आज से खजुराहो में शुरू हो गया है। महोत्सव का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खजुराहो में नृत्य एवं संगीत पर केंद्रित संस्थान बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नृत्य में इस महाकुंभ के आयोजन के अवसर पर खजुराहो में एक ऐसे गुरुकुल की स्थापना की घोषणा करता हूँ जहाँ कला, संगीत, साहित्य और नृत्य सहित सभी विधाओं की प्राचीन विरासत समृद्ध होगी। महोत्सव के पहले सत्र में 1484 कलाकारों ने एक साथ कथक नृत्य प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। एक सप्ताह तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर के जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजू जनता दल के देवाशीष सामंतरे और सुभाशीष खुंटिया को ओडिशा से राज्यसभा के निर्विरोध चुना गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजू जनता दल के देवाशीष सामंतरे और सुभाशीष खुंटिया को ओडिशा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना गया। भाजपा उम्मीदवार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बीजू जनता दल के समर्थन से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए। हालांकि 3 राज्यसभा सीटों को जीतने के लिए बीजू जनता दल के पास विधानसभा में जरूरी संख्या थी, लेकिन पार्टी ने भाजपा के लिए एक सीट छोड़ दी। मिजोरम के 37वें स्थापना दिवस पर राज्य में उत्साह। मिजोरम का 37वां स्थापना दिवस आज पूरे राज्य में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह आइजोल शहर का वानापा हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कंफपति ने 30 जून 1986 के ऐतिहासिक मिंजो शांति समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि वार्ता और सुलह से स्थायी शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने कहा कि मिजोरम विकास और प्रगति के मामले में भारत के अन्य राज्यों में 25 साल पीछे है। इसलिए उन्होंने राज्य के लोगों से राज्य में तेजी से विकास शुरू करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने आगाह किया कि विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में गलती की गई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सिक्किम मंत्रिमंडल ने अस्थायी आधार पर कार्यरत लोगों को नियमित करने के लिए 22,746 पदों के सृजन को मंजूरी दी। सिक्किम मंत्रिमंडल ने आज विभिन्न विभागों में अस्थायी आधार पर कार्यरत लोगों को नियमित करने के लिए 22,746 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके अलावा शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए शिक्षा विभाग में 1,948 पद आवंटित किए गए हैं। गोवा सरकार विश्व बैंक के साथ साझेदारी में नीतिगत विकास वित्त सुविधा शुरू करेगी। गोवा सरकार विश्व बैंक के साथ साझेदारी में नीतिगत विकास वित्त सुविधा शुरू करेगी। यह अपनी तरह की पहली जलवायु केंद्रित बहुक्षेत्रीय सुविधा होगी। यह गोवा को कम कार्बन और जलवायु निवेश लागू करने के लिए वित्त जुटाने में मदद करेगी। वित्त सुविधा में सार्वजनिक, निजी, अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू जलवायु वित्त शामिल है। इससे गोवा और तटीय राज्यों को जलवायु परिवर्तन बचाने में मदद मिलेगी। इसकी घोषणा पणजी में विश्व बैंक की भारत जलवायु और विकास परिषद विकास भागीदार सम्मेलन में की गई। संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी गोवा सरकार और विश्व बैंक कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में टीवी पत्रकार की गैरकानूनी हिरासत की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल में टीवी पत्रकार की गैरकानूनी हिरासत की शिकायत पर आज स्वतः संज्ञान लिया। संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कवर करने के दौरान इस पत्रकार को हिरासत में लिया गया था। आयोग ने माना कि ये आरोप मानवाधिकार के उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध जैसे गंभीर मुद्दे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मध्य भारत में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मध्य भारत के बुरहानपुर शहर में आज से केला उत्सव का आयोजन। मध्य भारत में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मध्य भारत के बुरहानपुर शहर में आज से केला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन के इस उत्सव का आयोजन जिला प्रशासन और अन्य विभागों के सहयोग से किया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत इस उत्सव का आयोजन हो रहा है। बुरहानपुर में 23,000
650 हेक्टेयर भूमि पर केले की खेती की जाती है। 18,325 किसान इस काम में लगे हुए हैं और 16 लाख मीट्रिक टन केले का उत्पादन करते हैं। इसके साथ ही यहाँ केले की बिक्री का आंकड़ा 1,700 करोड़ रुपए है। यह उत्सव बुरहानपुर की कृषि संपदा को प्रदर्शित करने के मंच के रूप में काम करेगा। इसके माध्यम से देश भर की कंपनियां, विशेषज्ञ और वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए निमंत्रित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश आज 38वां राज्य दिवस मना रहा है। अरुणाचल प्रदेश आज 38वां राज्य दिवस मना रहा है। मुख्य राजकीय समारोह राजधानी ईटानगर के आईजी पार्क में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे। समारोह को लेकर प्राधिकरण की ओर से सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव 2024 को लोगो जारी किया। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कल ईटानगर में भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव 2024 के लोगों का अनावरण किया। लोगों को इस साल 28 फरवरी से 3 मार्च तक नामसई में होने वाले राज्य स्तरीय लोक संगीत महोत्सव के पहले संस्करण के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाएगा। गुजरात गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र का विश्व बैंक का प्रतिनिधि मंडल ने किया दौरा। 21 देशों के शिक्षा मंत्री रहे साथ। 21 देशों के शिक्षा मंत्रियों सहित विश्व बैंक के एक प्रतिनिधित्व मंडल ने कल गुजरात में गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र का दौरा किया। यह दौरा गुजरात की शैक्षणिक गतिविधियों को जानने के लक्ष्य से किया गया। विश्व बैंक के इस दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गुजरात के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पनशेरिया ने कहा कि विश्व बैंक के लिए गए ऋण को गुजरात ने शिक्षा को हर घर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि नई शिक्षा नीति देश में सही तरह लागू हो। बिजनेस न्यूज। केंद्र स्पष्ट किया केंद्र ने स्पष्ट किया ब्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक प्रतिबंध जारी रहेगा। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि प्याज के निर्यात पर 31 मार्च तक प्रतिबंध जारी रहेगा। घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्ष 8 दिसंबर को 31 मार्च तक प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। खरीफ की आवक में देरी, निर्यात की गई प्याज की मात्रा और प्याज के प्रमुख उत्पादक देशों तुर्की, मिस्र और ईरान के व्यापारिक प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया था। किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत किसानों से लगातार प्याज खरीद रहा है। कोयला मंत्रालय को वाणिज्य कोयला खदान नीलामी के नवे दौर में समर्थन मिला। कोयला मंत्रालय को वाणिज्य कोयला खदान नीलामी के नवे दौर में जबरदस्त समर्थन मिला है। मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से 40 निविदाएं प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने पिछले वर्ष 20 दिसंबर को 35 कोयला खदानों के वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का नवा दौर शुरू किया था। नवीदा जमा करने की आज अंतिम तिथि थी। बोली लगाने वालों की उपस्थिति में नवीदाएं कल खोली जाएंगी। मत्स्य पालन विभाग सोमवार को नई दिल्ली में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करेगा। मत्स्य पालन विभाग सोमवार को नई दिल्ली में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला उपस्थित रहेंगे। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य मछुआरों के लिए उपभोक्ता और बाजारों तक सीधी पहुंच को मजबूत करना तथा भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र में डिजिटल कॉमर्स की संभावनाओं का दोहन करना है। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेवाओं की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ाई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाओं की अवधि 29 फरवरी से 15 बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। आरबीआई ने आज एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ये निर्णय जनहित में लिया गया है। इसमें कहा गया कि उपभोक्ता 15 मार्च तक जमा क्रेडिट लेनदेन, प्रीपेड सेवाएं, वॉलेट, फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। आरबीआई के अनुसार 15 मार्च के बाद खाते में जमा क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसी के साथ हो जाते हैं समाचार समाप्त।